बूस्टर सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत और आज करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी आती है और बात करें जेईई मेन और एडवांस में तो इस टॉपिक के सवाल आपको बिल्कुल मिलते ही मिलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और अगर मेरी टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो डेफिनिटली जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारे हैंड रिटन आपके जो पीडीएफ्स हैं, इस सेशन के वहाँ उपलब्ध हैं। दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ एक एसोसिएटेड यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उस पे भी रेगुलर लेक्चर अपडेट्स होते रहते हैं। जो भी बच्चे जेईई मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे सेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। आज के सेशन में हम क्या करने वाले बच्चों, है ना? तो आ, आज के सेशन में हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और जिसका नाम है सर्कल। सर्कल मतलब आज ही करेंगे लेकिन नाम है सर्कल। तो टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज्योमेट्री इन्वॉल्व रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखने का बहुत ही खतरनाक मौका मिलेगा, तो इसलिए बिल्कुल लास्ट तक इस सेशन में बने रहिएगा। अच्छा तो चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का पता आप देख लीजिए, अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो ये है पता, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा। तो हमने बोला है भाई पी अल्फा कॉमा बीटा से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं टू द सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में बताया गया है कि भैया कैसे ड्रॉ किए गए हैं। वेयर इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल हैज़ दीज टू इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस देख कर ही समझ में आ रहा है कि यार इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है गाइस, इसका सेंटर क्या है, ऑरिजिन है। हालांकि मैं एक बार और बना देता हूँ डायग्राम, है ना। और दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल से डेफिनेट सी बात है ना, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है। किसका रेडियस ए है, किसकी त्रिज्या ए है मेरे भाई? तो हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर वाला जो सर्कल है ना, अंदर वाला सर्कल, उसकी त्रिज्या कितनी है, ए, और दूसरे वाले की क्या है, बी। और यहाँ कोई पॉइंट है ऐसा मान लीजिए कि इस तरीके से हमने बोला कि भाई ये पॉइंट है पी, और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डायग्राम में छुपा के दिया हुआ है। वैसे इतना भी नहीं छुपाया है लेकिन फिर भी थोड़ा तो छुपाया ही है, हल्का सा, हल्का सा। तो हमने बोला कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,0, 0,0। तो हमने बोला ठीक है भैया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। जनरली हम यही करते हैं ना कि टेंजेंट रहता है तो ज्वाइन कर देते हैं और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो यहाँ पता ही है 90 डिग्री का खेला चालू हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री का खेला चालू हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसका ये वाले का, अंदर वाले का रेडियस कितना था, ए, और बाहर वाले का रेडियस क्या था, बी, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो मैंने बोला कि ये एंगल, तो ये एंगल तो हमें पता ही नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो दो राइट एंगल ट्रायंगल के दर्शन होंगे आपको, है ना। एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं, सबको दर्शन लाभ मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉइंट आपको अल्फा बीटा पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको 0, 0 पता है मेरे भाई। तो यानी कि आपको ये डिस्टेंस तो निकालना आ ही गया है ना। देखो क्या क्या पता है, क्या क्या पता है। ये वाला लेंथ आपको पता है, बी पता है ना। ये कितना लेंथ है, बी है। अरे सर कैसे बी लेंथ है, अबे रेडियस है भाई, तो बी है। और कोई बोले सर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो सर हम स्केल से नाप लेंगे। नहीं भाई, स्केल से नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला √अल्फा² प्लस बीटा², बाकी स्केल से भी देख लीजिएगा एक बार। तो हम लोग बोलें कि इस एंगल का अगर मैं साइन लिखूं तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप साइन 60 प्लस थीटा, आप भी लिखिए ना भाई। तो साइन 60 प्लस थीटा अगर लिखिएगा तो सर जी साइन 60 प्लस थीटा आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बच्चों बी, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये आएगा b/√अल्फा² प्लस बीटा²। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अब एक चीज़ और बताएं, एक और ट्रायंगल है ना, एक और ट्रायंगल, अगर ध्यान से देखिएगा तो दिख जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला भी तो एक राइट एंगल। हाँ सर, हम सोच ही रहे थे कि इसका क्या कीजिएगा भाई। थीटा एलिमिनेट करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। ये थीटा हमने तो अपने मन से माना है, कोई भी ऑप्शन देखिएगा किसी में भी थीटा थीटा नहीं है। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार फिर से साइन थीटा लिखना पड़ेगा।
अब सर साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा आप देखो बेटा कितना आएगा। हम लोग बोले साइन थीटा ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये वाला है ना, तो ये परपेंडिकुलर है ना ए, और ये कितना है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉस थीटा भी निकाल लेना चाहिए। अरे सर क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब साइन 60 प्लस थीटा को खोलिएगा ना आप, तो साइन 60 कॉस थीटा और कॉस 60 साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो जुगाड़ हो गया भाई। कॉस थीटा भी तो लिखना पड़ेगा। तो सर कॉस थीटा कैसे आएगा? कॉस थीटा आएगा बेस। सर ये तो पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता है भाई? पाइथागोरस कुछ कह के गया था ना भाई। हाँ हाँ सर, पाइथागोरस कह के गया था। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का लेंथ आपको पता ही है। इसका लेंथ कितना है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा सर जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आएगा? बेस निकल जाएगा सर, बेस निकल जाएगा। कैसे? रूट अंडर, है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैसे हो गया भाई? सॉरी, इट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्षमा प्रार्थी हैं, आपके बहुमूल्य और कीमती समय को, है ना, देख लीजिएगा। तो हमने बोला कि ये अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। हाँ हाँ सर, हम भी यही सोच रहे थे। आप क्या लिख रहे हो? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और माइनस का क्या है? ए स्क्वायर, और अपॉन कितना आएगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई थिंक सब कुछ विजिबल होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, है ना, थोड़ा सा छिपा हुआ है इधर जा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो सब बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। यस यस सर। तो अब हम साइन 60 प्लस थीटा को खोल के लिखते हैं ना, साइन 60 प्लस थीटा को खोल के लिखते हैं। कैसे लिखिएगा सर? सिंपल फॉर्मूला है हमारा, क्या है? साइन 60 कॉस थीटा, कॉस 60 साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए जरा कॉस थीटा लिखें। हाँ सर लिखिए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे तो साइन 60 हो गया रूट 3/2। कॉस थीटा हो जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉस 60 हो जाएगा हाफ, और इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है? अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ एकदम सही बोले गुरु। तो लेकिन ये सब जगह से साफ होगा, और सब जगह साफ होने के बाद इसको एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट वाला सब इधर रख लीजिए और बाकी सब उधर ले जाइए, बाकी सब उधर ले जाइए। तो बाकी सब उधर ले जाइएगा तो कितना मिलेगा? 2b माइनस ए। अरे सर 2b कैसे आ गया? अरे भाई ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो 2b होगा, और ये वाला a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 2b माइनस ए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर बनेगा कितना? 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमको क्या लगता है ना भाई कि जो माइनस 3a स्क्वायर है ना उसको उधर ले जाइए। हमको भी वही लग रहा था सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बनेगा 4b स्क्वायर, और ये माइनस 3a स्क्वायर इधर आएगा तो कितना बनेगा? 4a स्क्वायर और माइनस 4ab। इस तरह का कुछ बन रहा है। अब ये क्या किसी ऑप्शन में है? तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा 4 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो हाँ ऐसा लग तो रहा है सर पहला ही ऑप्शन में है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हालांकि ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए कठिन जाए, लेकिन अगर हम बेसिक फंडामेंटल वाली चीज़ पकड़ के रखें कि भाई इसमें टेंजेंट होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब चलते हैं, और थोड़ा एक वेरिएबल थीटा वीटा इंट्रोड्यूस करने के साहस रखें, तो मुझे लगता है कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हल कर पाइएगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं ना। ये वाला हो गया हमारा फिनिश। यस सर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज मिरर इमेज ऑफ दिस सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। मतलब कुछ ऐसा कह रहा है मेरे भाई कि एक सर्कल है, तुम सर्कल नहीं हो,
तुम सर्कल हो। एक सर्कल है और इसके बाद हम लोग बोले y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करा दिया गया है। अरे वाह वाह क्या बात है, अरे वाह वाह क्या बात है क्या। तो लेकिन रिफ्लेक्ट करा दिया गया, मान लीजिए रिफ्लेक्ट करा दिया गया, इस तरीके का रिफ्लेक्शन आ गया है ना, इस तरह का रिफ्लेक्शन आ गया। अच्छा आपने एक बात नोटिस की, रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक चीज़ बदल रही है, क्या सर? रिफ्लेक्शन में बदल रहा है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस, तो रेडियस तो सर सेम ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी इसका जितना रेडियस है उतना ही रेडियस इसका होगा, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, एकदम अग्रीएबल है ना। और दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं, हाँ सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर पलटेगा है ना, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर हम बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा को रिफ्लेक्ट कराएं y इक्वल टू एक्स में, अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा, बाकी सब प्रूव किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है। अल्फा बीटा को रिफ्लेक्ट करें y इक्वल टू एक्स में अंडर रूम टेम्परेचर। सर ये रूम टेम्परेचर, अरे यार मजाक था, किसी भी टेम्परेचर पे। तो हम लोग अल्फा बीटा को y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करें तो क्या मिलेगा, बीटा कॉमा अल्फा। सर बिल्कुल सही, तगड़ी वाली बात हो गई। तो हमने बोला कि हाँ चलिए, तो इसका देख के सेंटर समझ में आता है। हाँ सर समझ में तो आता है, बताया गया था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट पहले 1 कीजिएगा, फिर एक्स का कॉफिशिएंट लीजिएगा, उसको आधा कीजिएगा और फिर माइनस कर दीजिएगा। तो आधा माइनस करने के बाद 1 आएगा, इसको आधा माइनस करने के बाद -2 आएगा। तो सर इसका सेंटर है 1, -2। तो गुरु जो ये रूम टेम्परेचर वाली चीज़ पढ़े ना, मतलब जो y इक्वल टू एक्स वाली चीज़ पढ़े ना, तो इससे ही इसका सेंटर आएगा -2, 1। अब देखा जाए तो -2, 1 इसका और इसका नहीं, इसका नहीं, सिर्फ एक ही का है तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया भाई कि हमको ज़्यादा कुछ निकालना, यही आंसर आएगा है ना, क्योंकि इसका सेंटर क्या है -2, कितना है 1, क्योंकि इसका सेंटर है 2, 1, इसका सेंटर है 2, -1 और इसका तो है -2, -1। तो BCD तो नहीं होगा, क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन फिर भी चलिए हम पूरा कैलकुलेट कर ही लेते हैं है ना। तो हमने बोला कि रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकालते हैं गुरु, √g² + f² - e। तो g² 1 -2 का होल स्क्वायर +4 और -c करोगे तो +11 आएगा। तो 4 1 5 11 5 16, मतलब इसका रेडियस आ रहा है 4। तो यानी हमारे पास ये जो सर्कल है ना, क्या है, सर्कल है ना, इसका रेडियस 4 आएगा तो ये 16 मिल जाएगा। मतलब x² + y² + 4x -2y है ना, सब लिख ले रहे हैं, और 4 1 5 तो -16 कीजिएगा तो -11। देखिए बिल्कुल वही बन गया ना जो कह रहे थे। हालांकि अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं, तो फिर हम लोग को तो बस यहीं से समझदारी दिखाना चाहिए कि भाई हो गया हमारा काम। ठीक है जी, तो ये हो गया, सलट गया सेकंड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल में आइए, थर्ड नंबर सवाल में आइए, एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है ना भाई, हाँ सब सही चल रहा है। लेट ABC बी ए ट्राइंगल विथ A बिंग राइट एंगल। तो यानी ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है और A पे है राइट एंगल, ठीक है, टेंजेंट है, राइट एंगल ही होगा। लेट W बी ए सर्कल टेंजेंट टू AB। हाँ तो ठीक ही है। एंड टेंजेंट टू BC एट D। अच्छा यहाँ पे भी टेंजेंट है बोल रहा है और यहाँ पे भी टेंजेंट है सर्कल, ठीक है, उल्टा बोल दिया इसने। ऑल्सो W इंटरसेक्ट्स AC अगेन एट E। AC को फिर से E पे मिल रहा है, ये भी ठीक है। CE 3 है, तो मतलब बच्चों ये वाला डिस्टेंस है 3। और कोई पूछे CD है 6 है ना। देन द लेंथ ऑफ BD मतलब ये वाला लेंथ निकालना है। तो हम लोग मैथ्स वाले लोग हैं है ना भाई, मैथ्स वाले लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ नहीं पता होता तो क्या करते हैं, x मान लेते हैं। हाँ सर x मान लेते हैं, मान लिया x मान लिया। इस तरीके से AB का लेंथ कितना आएगा, तो सर AB का लेंथ भी x आएगा है ना, AB का भी लेंथ क्या आएगा, x आएगा। अच्छा सर इसका भी लेंथ कैसे x आया सर, अरे टेंजेंट का लेंथ किसी भी पॉइंट से सेम सर्कल पे बराबर ही तो होता है ना। हाँ सर स्केल से नाप के देखे हैं, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और इसका रेडियस हमको नहीं पता है, इसका रेडियस हमको नहीं पता है, तो हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या करें बताइए, कुछ मान लें, कुछ मान लें। ये क्या करेंगे अपन, ये तो 3 है, ये 6 है, ये लेंथ तो निकल जाएगा हमको लगता है। इसको D मान लेते हैं, डायमीटर D मान लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़ोर से इसमें पावर ऑफ पॉइंट लग रहा है ना। ये मत बोलिएगा सर पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू C
है ना। तो क्या लिखिएगा, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, बताइए 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 बताइए। तो सी ई है ना, सी ई इंटू कितना हो जाएगा, सी ई इंटू, है ना, समझ रहे ना, सी ए इक्वल टू सी डी स्क्वायर। हाँ सर याद आ गया। तो यानी हम लोग बोले कि सी ई इंटू सी डी, नहीं सी ई इंटू सी ए इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर। सी ई कितना है, सी ए है सर 3, सी ए कितना है निकल जाएगा सी डी का स्क्वायर तो 36, तो सी ए आया 12। सी ए मेरे भाई अगर 12 आया है ना, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आया ना भाई 12, और सी टू ई लेंथ कितना है 3, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 9 आ जाएगा। आपको बोले सर x निकालना है, तो अब तो पाइथागोरस जो कह के गया था वो कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं सी ए बी में, तो इधर कितना हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। तो ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36। तो मेरा मानना है कि एक्स स्क्वायर गया और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 3 आएगा 12, तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू आ रही है 9, 9 नहीं 9। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यस द आंसर शुड बी बी बॉम्बे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, यस। ओके बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल आ गया कि द एरिया ऑफ रीजन इन एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स ए कॉमा बी सच दैट, झूठ नहीं सच दैट, ये वाला है हैज़ फ्यूअर देन 2 रियल सॉल्यूशन, मतलब 2 रियल सॉल्यूशन से कम हो। तो यानी या तो नो सॉल्यूशन हो या फिर एक सॉल्यूशन हो, है ना। तो लेकिन 2 सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर, डिस्क्रिमिनेंट तो नो सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव और एक सॉल्यूशन के लिए 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 मुझे लगता है इसमें करना है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब एक्स के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर बन गया a प्लस बी माइनस 7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू 2b एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है कि 4 के तो विदाई हो गई, है ना। और इसको जरा ओपन कीजिए, तो ये मुझे लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस आई थिंक 14a, 2ab वाला है ना, तो -14a माइनस 14b और प्लस 49 और 4 जा चुका है तो इधर -2ab। तो मुझे लग रहा है कि 2ab का तो खेल खत्म। 2ab के जाने के बाद तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a स्क्वायर -14a और प्लस 49 रख लूँ, फिर क्या है परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से बोल रहे हैं ना, b स्क्वायर -14b और एक और 49 रख लो। कोई बोले अरे सर ये कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि एक ही 49 दिख रहा है अभी तक, तो मैंने बोला ठीक है ये 49 और ये 49, तो यहाँ पे 49 ऐड कर दिया। मतलब क्या किया, दोनों साइड 49 ऐड करके बैलेंस कर दिया। सर ये तो कुछ सर्कल टाइप की इक्वेशन बन रही है। यस देखिए, a - 7 का होल स्क्वायर प्लस b - 7 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 49। 49 मतलब 7 स्क्वायर। तो इसको देखकर क्या फील आ रहा है सर, सर्कल का फील आ रहा है। और सर्कल के भी फील में क्या लग रहा है, सर्कल के भी फील में सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है वो है 7,7 और रेडियस भी 7 है सर। और बोला लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर, मतलब ये इसके अंदर के एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो कोई बोले सर इसका एरिया कैसे आएगा, तो हम बोले इसका एरिया बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7 तो 7 का स्क्वायर 49, तो यानी कितना आ रहा है 49 पाई। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी डेली। तो सिर्फ आपको सही सही कंडीशन लगाना है और कर्व को इंटरप्रेट करना है ना, बात खत्म। अब कहता है कि फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट P ऑन दिस सर्कल टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू दिस सर्कल। ओके, दोनों में खास बात ये मुझे लग रही है कि दोनों कॉन्सेंट्रिक है ना। मतलब कुल मिला के अगर मैं इसके डायग्राम के ऊपर जाऊं तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये अंदर वाला सर्कल होगा, सोचना क्यों, है ना। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये वाले सर्कल के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया बॉस P,
तो मैंने बोला कि मान लो कि ये है वो पॉइंट P, है ना। देखो दोनों के सेंटर्स आपको पता है, दोनों के सेंटर्स कितना हो जाएंगे 2,1, वही कोफिशिएंट ऑफ x का आधा नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ y का आधा और नेगेटिव। और यहां से आपने बनाए हैं टेंजेंट्स PA और PB, है ना। यहां से आपने टेंजेंट्स बनाए हैं PA और PB, ठीक है भाई। को बोले छोटा वाला सर्कल कौन है, बड़ा वाला सर्कल कौन है। देखो बड़ा वाला सर्कल तो ये C1 है और छोटा वाला सर्कल C2 है, क्योंकि P1 के C1 के ऊपर एक पॉइंट P है जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है C2 के ऊपर, है ना। तो ये भी चीज़ यहाँ समझ में आ रही। अब बोल रहा है कि सी बी द लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB, मतलब ये जो PAB का सर्कम सर्कल है ना मेरे भाई, है ना, उसके सेंटर का लोकस, ठीक है। तो आप इसमें सोचो थोड़ा सा कि ये जो PAB का सर्कम सर्कल बनेगा उसका सेंटर कहाँ आएगा, वही तो उसी का तो लोकस बोल रहा है, लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PAB। तो मैंने मान लो कि इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को हमने बोल दिया, मान लीजिए T बोल देते हैं, T बोल देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो PAB का सर्कम सर्कल होगा ना गुरु, वो T से पास करेगा। कोई बोले सर क्यों, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। तो मैंने क्या कहा कि इसका रीजन बहुत सिंपल है कि PA, T और B कौन साइक्लिक होंगे। कोई बोले सर कैसे कैसे, एक बार समझाइए। तो हमने लगे देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना कि T से मैंने A को ज्वाइन किया, हाँ सर ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और T को हमने B से ज्वाइन कर दिया, ये सर ये भी ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल 90 होगा, और ये एंगल ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है ना, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो 90 होगा। बिल्कुल सही है सर, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 होगा, यस। और अगर मैं अब ये एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं सर, क्लियर है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल कितना हो गया 180। तो ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे, मतलब इन चारों पॉइंट से एक सर्कल जा रहा होगा, चारों पॉइंट से सर्कल जा रहा होगा, यस सर, इस चारों पॉइंट से सर्कल जा रहा होगा, ठीक है। वही PAB का सर्कम सर्कल होगा, ये भी सही है सर, PAB का सर्कम सर्कल होगा। तो मैंने क्या कहा कि अब अगर PAB का सर्कम सर्कल तुम्हें समझ में आ गया है ना, अगर आप अब समझ में आ गया है PAB का सर्कम सर्कल, ठीक है ना बेटा, तो अब सुनिएगा उसका सेंटर कहाँ होगा। आप सोचो सर, मुझे लग रहा है कि उसका जो सेंटर है ना वो PT पे होगा, इनफैक्ट वो PT का मिड पॉइंट होगा। कोई बोले सर क्यों होगा PT का मिड पॉइंट, सुनिएगा एकदम, बिल्कुल सुनते रहिएगा। तो आपने बोला ठीक है, कैसे PT का मिड पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये 90 है गुरु और ये भी 90 है, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है ना, आप समझना। तो आपने बोला कि अगर ये 90 है और ये 90 है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है ना। तो आप देखो ना, ये चीज़ 90 बन रही है, तो पक्की बात है कि ये जो PAT वाली चीज़ है वो सेमी सर्कल वाला टाइप होगा, है ना। तो यानी कि PT को डायमीटर होना पड़ेगा। परफेक्ट है सर, PT डायमीटर है, तो ये एनालिसिस सर यहाँ तक सही है। और PT अगर डायमीटर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वही इस सर्कल का सेंटर होगा। बिल्कुल सही है सर, है ना, वही इसका क्या होगा, सेंटर। तो हमने बोला कि PT के मिड पॉइंट को हमने मान लिया है H, K है। लोकस को जनरली H, K मानते हैं बच्चों, है ना, आप समझना। और P हमें नहीं पता है सर, तो P हमने मान लिया अल्फा, बीटा है, ये भी ठीक है। तो हमने P अल्फा बीटा माना और ये क्या हो गया हमारा H, K। तो अब हम H कितना लिखें, H लिखिए सर अल्फा प्लस T का x कोऑर्डिनेट 2/2, और सर K क्या लिखें, K लिखिए बीटा प्लस 1/2। कैसे लिखा है, सेक्शन फॉर्मूला। और एक चीज समझिएगा, अल्फा बीटा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, अल्फा बीटा इस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, यहां झूठ बोल रहा है वो। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है यहां से 2H-2 और बीटा कितना आ रहा है 2K-1। तो उठा के रख दीजिए अल्फा बीटा इसमें। तो यानी हमारे पास क्या बनेगा पता है, 2H-2 का होल स्क्वायर प्लस 2K-1 का होल स्क्वायर, है ना, -4 टाइम्स 2H-2 -2 टाइम्स 2K-1 +1। ये क्या कर दिया सर, अरे अल्फा बीटा अगर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है बेटा, तो हमने अल्फा बीटा को इस पर सेटिस्फाई कर दिया। हाँ सर, ऑब्वियस बात है। तो हमने बोला कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो पहला आएगा 4H², है ना। देखो कभी भी कुछ कैलकुलेशन में गलती हो ना तो आप अपने एंड पे संभाल लेना, है ना, बहुत बार हो जाता है कुछ छोटा मोटा गलत। तो 2AB 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8H प्लस 4K² -4K +1,
और -8h + 8 -4k +2 +1 है ना, चेक कर लेना, बाकी तो मैं क्या बोलूँ। तो 4h² + 4k² सर्कल ही लग रहा है, और -8h और -8h तो -16h आ रहा है। -4k इज -8k, पता नहीं सही है गलत, भगवान देख लेना। और कांस्टेंट भी कितना आ रहा है, 4, 1 5, 2 7, 1 8। यानी 4 अगर हटेगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे पता है, इधर लिख दूं क्या ऊपर, x² + y² -4x -2y + 2 = 0। देख लेना। तो इक्वेशन ऑफ सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, तो मुझे तो सही लग रहा है कि इक्वेशन सी का जो है लैम्डा के तो इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन ऑफ सी डिपेंड्स ऑन लैम्डा, बिल्कुल नहीं, ये सी की इक्वेशन है। रेडिकल एक्सिस ऑफ सी एंड C1 इज पैरेलल टू द रेडिकल एक्सिस ऑफ C एंड C2। ऑल आर कॉन्सेंट्रिक, इसका भी सेंटर 2,1 है। तो कॉन्सेंट्रिक पेयर का कभी भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डी इज करेक्ट आई थिंक। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ C एंड C1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी करेक्ट आंसर इसका आएगा आगरा एंड दिल्ली। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है फिगर शोज x² + y² = a², whose center O is at origin, line y = mx + c is drawn parallel to AB। मतलब ये शायद इसको बोल रहा है y = mx + c। कट्स द सर्कल एट m and n, बिल्कुल इसी को कह रहा। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p and q। mp दिया हुआ है √56 और pn दिया हुआ है 12। तो आपको c² वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c तो ये होगा, खोले सर ये क्यों होगा, कि y = mx + c है ना, तो c y इंटरसेप्ट होता है ना, आप x को 0 रखो तो ये c है, और ये भी c ही होगा। एक सेकेंड यार रुकना, फील तो आ रहा है c ही होगा, बाकी सिमिलर ट्रायंगल हाइपोथेसिस लगा दो, ये दोनों पैरेलल है बच्चों। तो हमने बोला कि ये ट्रायंगल है ना और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, OA/OP है ना इज इक्वल टू OB/OQ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो OA और OB तो सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब OP = OQ। OP सर, OP। तो यानी ये भी लेंथ C होगा। अच्छा, सर्कल का सेंटर मुझे लगता है 0 0 है ना, ऑब्वियस सी बात है। और रेडियस है A, रेडियस है A। क्या करें मेरे भाई, रेडियस A है, तो मुझे लग रहा है P पे अपन क्या करते हैं ना यार, पावर ऑफ पॉइंट लगाते हैं, है ना, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट से हम क्या बोलेंगे, बताओ बताओ बताओ। पावर ऑफ पॉइंट P है ना, तो पावर ऑफ पॉइंट P पे लगाइएगा तो क्या होगा बताओ, है ना। आप देख सकते हैं PA इंटू, है ना, ये कितना है PA इंटू दिस P, ये पॉइंट पता नहीं है तो PT बोल देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू PM याद आ रहा है कौन है, इंटू PN। बोले PA कितना होगा सर, तो PA हमको लगता है ना बाबू, PA देखिएगा, दिस इज OA - OP। हाँ सर, OA - OP। तो OA कितना है, OA है सर A, और OP कितना है C। देखो ना, OA रेडियस है तो A और OP C। हाँ सर, PA हो गया A - C। PT बताइए, तो हम बोले PT कितना आएगा भाई, PT आएगा सर OP + OT। OP कितना है C, हाँ, OT कितना है A, यानी ये आ गया A + C। और PM इंटू PN तो हमें पता ही है, PM दिया हुआ है √56 और PN दिया हुआ है 12, तो यानी कि दिस इज 12 इंटू √56। यानी यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि A² - C² इज 12 इंटू √56।
तो भाई एक इक्वेशन तो ये बन चुकी है, एक इक्वेशन तो ये बन चुकी है ना। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, स्लोप तो -1 होगा, ये तो पक्का ही है ना। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो 45 हो जाएगा ना, क्योंकि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है। तो अगर ये 45 है तो इधर से कितना आ जाएगा, 135, यानी कि स्लोप तो -1 होगा। ये तो देख के ही फ्री के नंबर लग रहे हैं मुझे, है ना। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर में बात करना है, तो देखो कोई एक इवेल्युएट हो जाएगा तो काम हो जाएगा, यानी हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है यार कि पी क्यू का लेंथ निकल जाएगा। कैसे सर? पी एम है √56, और सिमिलरली फिर क्यू एन भी कितना हो जाएगा, √56। ऑब्वियस रीजन है मेरे ख्याल से, समझिए। ठीक है, सिमेट्री है बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना। तो हमने बोला कि जितना पी एम होगा उतना ही क्यू एन भी होगा, यानी कि पी क्यू कितना है, पी क्यू हो जाएगा मेरे भाई पी एन माइनस क्यू एन। और पी एन कितना है, पी एन है सर आपका 12, और क्यू एन कितना हो जाएगा, पी एम के बराबर, मतलब √56। यानी पी क्यू का लेंथ निकल गया। अब सुनना, पी क्यू का लेंथ निकल गया तो अगर यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 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 देखिए, तो आप बोलिएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c² इज पी क्यू स्क्वायर। तो मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना, कि 2c² इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू का स्क्वायर लिखोगे तो 12 माइनस √56 का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि इससे एक 2 तो बाहर आ ही जाएगा, है ना। चलिए बाद में लिख लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2c² इक्वल टू 144 प्लस 56 और माइनस का 24 √56। न हाँ ठीक। तो एक 2 से उड़ा ही दो ना, एक 2 हाथों हाथ उड़ा ही दो ना, तो c² यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, देखिए कितना, ये 72 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये -12 √56 हो जाएगा। यानी मुझे लग रहा है 100 माइनस 12 √56 आ रहा है। ओके सर, है ना। एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल तो सही होना चाहिए। तो c² आ गया तुम्हारा 100 माइनस 12 √56। तो अब ये फर्स्ट वाले में देखो ना, a² माइनस c² करोगे तो -100 प्लस 12 √56। तो भाई a² भी 100 के बराबर आ गया। तो यानी इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो बी, सी और डी, है ना। स्लोप -1 वॉज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, देख लो एक बार। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को। तो अगला सवाल कह रहा है कि H3/4 है और वो ऑर्थो सेंटर है। कैसे सर? लिखा हुआ है ना, ऑर्थो सेंटर, और ये है सरकम सेंटर। जब भी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर आता है दिमाग में, तो मुझे एक चीज़ आती है याद। क्या आपको भी आती है उस चीज़ की याद? तो हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं ONGC वाली प्रॉपर्टी की, सी वो सरकम सेंटर है ना। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने सिंबल थोड़े अलग लिए। ऑर्थो सेंटर इज 3,4, दिस इज ऑर्थो, एंड एंड सरकम सेंटर इज 1,2। तो मुझे लग रहा है सेंट्रॉइड बड़ी इजीली निकाल सकते हैं 2:1 के हिसाब से। तो 1 × 3, 2 × 1, तो 3 + 2 5/3 मुझे लग रहा है इसका। और दूसरा क्या आएगा, 4 + 4 8/3 शायद। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। सेंट्रॉइड इज 5/3, 8/3, ये दीजिए, दर्शन भी होगा सीधा सीधा। ठीक है, और क्या है भाई, रेस्पेक्टिवली एंड पी क्यू इज गिवन टू बी x - y + 7 = 0। चलो भाई, थोड़ा ट्रायंगल और एंगल बनाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि पी क्यू यानी कि ये वाले के बारे में बात कर रहा है, पी क्यू, और ये लाइन की इक्वेशन है ना। थोड़ा देखना पड़ेगा, x - y + 7। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसको r मान लेते हैं, और सेंट्रॉइड शायद दिया हुआ है, दिया हुआ मतलब निकाला है हमने 5/3, 8/3, है ना भाई। और सरकम सेंटर इधर कहीं आ रहा होगा। सरकम सेंटर शायद इसने लिखा है O ना, हाँ O, 1,2।
और इधर कहीं उसका ऑर्थो सेंटर है 3,4 है ना। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा कोई बहुत खास डायग्राम नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड लोकेट कर दिया 5/3, 8/3। कोई बोले सर इसको आपने ज्वाइन किया इधर, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि मीडियन हो गया ना, आपने सेंट्रॉइड से आर को ज्वाइन करके आगे बढ़ाया तो मीडियन हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सरकम सेंटर से जाएगा, क्योंकि सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है सर, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसका स्लोप अगर देखो तो 1 है, इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप सर -1 होगा। एकदम सही। तो मैं अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, आंसर इज यस सर। कैसे लिखेगा? तो y -2, या फिर परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए ना, x + y = लैम्डा, और 1,2 से पास कर रहा है तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन है x + y = 3 या x + y - 3 = 0, है ना। और ये जो पी क्यू की इक्वेशन है x - y + 7 = 0, तो मुझे लगता है इन दोनों को सॉल्व कर लो यार। इन दोनों को सॉल्व करोगे, जोड़ दो दोनों को जोड़ोगे तो 2x + 4 = 0। यानी बच्चों x की वैल्यू आ रही है -2, और यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू आएगी -2 + 7 यानी 5। यानी ये पॉइंट ना, मिड पॉइंट जो है ये आ रहा है आपका -2,5। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि जो अपना सरकम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, और ये मिड पॉइंट है ना। कोई बोले सर ये मिड पॉइंट कैसे हुआ? क्योंकि हमने बोला इससे मीडियन इनको ज्वाइन करके करा, है ना। तो हमने बोला ठीक है भाई, यहाँ से ये समझ में आया, तो ये पॉइंट हमारा -2,5 आया। अब क्वेश्चन क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज -2,5। देख लो, ये भी मिल गया हमारा आंसर। आपको बोला इक्वेशन ऑफ द सरकम सर्कल, तो देखो ये सरकम सेंटर है, तो सरकम सर्कल तो बहुत ऑब्वियस है ना कि x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो रेडियस हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो उसका हम r से डिस्टेंस निकाल लें तो रेडियस नहीं निकल जाएगा, क्योंकि जो भी सर्कल होगा, है ना, इसका पी क्यू आर का, वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा, है ना। ये भी हटा ही देते हैं, है ना। तो ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ओ उसी का तो सरकम सेंटर होगा, तो ओ से आर का आपको बस लेंथ निकालना, जो कि आसानी से निकल जाएगा। आप देखो ना, आर पॉइंट आपका इधर कहीं लिख देता हूं, मैं मार्क कर देता हूं। ये नहीं पता है तो ये अल्फा बीटा है। सेंट्रॉइड वाला पॉइंट पता है मुझे कौन सा है, 5/3, 8/3, है ना। और ये जो पॉइंट मिड पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं ना -2,5 है। तो आप सोचो कि ये तीनों लाइन तो एक ही उस पे, ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन पे है ना, और ये जो सेंट्रॉइड है वर्टेक्स से 2:1 पे आता है। बिल्कुल सही है सर। तो इसका हम लिखेंगे, है ना, 5/3, तो 2 × -2 इज -4 + α/3। तो मुझे लग रहा है अल्फा की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 9, वाई कोऑर्डिनेट देखिए 5 × 2 10 प्लस β/3, तो बीटा की वैल्यू आ रही है शायद -2, तो 9, -2 आ रहा है बच्चों। तो रेडियस अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा? √9 - 1 8 का स्क्वायर मतलब 64, और -2 -4 का होल स्क्वायर 16, √80। तो यानी रेडियस अगर √80 आ गया तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 80। तो यानी x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80, यानी ACD आंसर को लॉक किया जाए बच्चों, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, एक्स वाई रियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो x, y है वो इस पे लाई कर रहा है। ये एक सर्कल है ना, इसका देख सकते हैं आप कितना है, 2, 3 सेंटर, और रेडियस बताइए। रेडियस है सर जी √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4, मुझे लग रहा है 3 है, 3 है। और बोल रहे हैं ई इज सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, है ना। कोई बोले ये सर्कल, अरे ये एक्सप्रेशन है, ये सर्कल थोड़ी है ना। अब मैं एक चीज कह रहा था,
हमें मैक्सिमम वैल्यू ई की बतलानी है, मिनिमम वैल्यू बतलानी है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बतलानी है। तो देखो मैं एक तो इसमें ये तरीका सोच रहा था कि इसको पैरामीट्रिक में बदल सकते हैं। मतलब पैरामीट्रिक में बदल सकते हैं, पता है मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, लाइक दिस, है ना। सेंटर 2,3 है और रेडियस 3 है, तो इससे हम पैरामीट्रिक लिख सकते हैं ना। पैरामीट्रिक कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा सर 3 प्लस 3 साइन थीटा। ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ई को लिखूंगा ना, ई मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2। इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम x को उठाते हैं यहां से 2 प्लस 3 कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या बनेगा, वाई बनेगा मेरे ख्याल से 3 प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स कितना बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 कॉस थीटा, और फिर कितना बन रहा है 2 इंटू 3 प्लस 3 साइन थीटा, है ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप संभालिएगा, है ना, परेशान मत होइएगा कि सर ये कैसे लिख दिया, है ना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, तो उतना संभालने की कोशिश कीजिएगा। अब इधर देखिएगा तो इधर आएगा 4 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab के हिसाब से 4 तियाँ 12 कॉस थीटा, फिर इधर 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 तियाँ 9 दूनी 18 साइन थीटा, और प्लस कितना आएगा 4 प्लस 6 कॉस थीटा, और 6 प्लस 6 साइन थीटा, और प्लस 2। पहले तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं यार, है ना। 4 9 13 4 17 6 23 2 25, और इन दोनों का भी सम कांस्टेंट है 9, तो 25 और 9 कितना आएगा 34। यस सर, 12 कॉस थीटा 6 कॉस थीटा 18 कॉस थीटा, 18 साइन थीटा 6 साइन थीटा 24 साइन थीटा, 24 साइन थीटा। तो बोले इसके आगे सर, इसके आगे हम लोग एक काम कर सकते हैं, 34 और 6 कॉमन ले लोगे तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। तो क्या हमें 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम आता है? आंसर इज यस, आता तो है ना। अगर कोई बोले 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -5 से 5 होगा, यस और नो। तो यानी कि ई की वैल्यू अगर देखें, या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो -30 से 30, और जब इसमें आप 34 ऐड कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, एंड दिस इज 34 प्लस 6 इंटू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 64। यानी बच्चों ई की वैल्यू पता है कहां से कहां तक आ रही है? ई की वैल्यू आ रही है 4 से लेकर 64। ई की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 4 से 64। तो यानी कि इसका मिनिमम आएगा, 4। मैक्सिमम लिख रहा है ये 8 आएगा, मैक्सिमम 8 लग नहीं रहा यार। मैक्सिमम तो हमें कितना लग रहा है? 64 लग रहा है ना भाई, तो ये शायद गलत होना चाहिए। चलिए अब इसके लिए पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम शायद गलत है। बाकी देख लेते हैं एक बार, पॉइंट निकल जाए तो और कंफर्म हो जाएगा। अब मुझे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए बात करनी है, तो मैं कैसे सोचूंगा कि भाई जब 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा जब -5 होगा और जब 5 होगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग तो हमारा आंसर आएगा ना। तो यस सर, तो कोई बोले कैसे पता करेंगे सर कि 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा -5 कब आता है? 3 कॉस थीटा था ना, एक बार देखना पड़ेगा यार, है ना, बार बार।
कब -5 आएगा और कब 5 आएगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए, और उसके कोरोस्पॉन्डिंग हम लोगों ने जो ये रखा है ना यहाँ पे कॉस और साइन थीटा डालना पड़ेगा। तो अब इसकी वैल्यू -5 अगर रखते हैं ना, अगर इसकी वैल्यू -5 रखते हैं तो चाहो तो इसको इधर 5 से डिवाइड कर लो, तो कुछ ऐसा आ रहा है मुझे लग रहा है, या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है कि इसको सॉल्व करने का मेरा। चलो 5 से ही डिवाइड करके करते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू -1 और 1, और इसको अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचें कि भाई इसको हमने 3 मान लिया, इसको 5 मान लिया, सॉरी इसको 4 मान लिया, तो ये 5 हो जाएगा, और ये एंगल अल्फ़ा रख लेते हैं। तो 3/5 मुझे लगता है कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फ़ा, है ना, और 4/5 कितना आ जाएगा बताओ, 4/5 आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो दिस इज -1 और 1, यानी यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि दिस शुड बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। तो -1 और 1, तो यानी अल्फ़ा प्लस थीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा या तो आएगा आपका π/2, या फिर क्या आएगा 3π/2, है ना। अल्फ़ा वैसे नोन चीज़ है ना, तो हम लोग कि थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर, या तो π/2 माइनस अल्फ़ा और 3π/2 माइनस अल्फ़ा। एक सेकेंड, लेकिन 3π/2 माइनस अल्फ़ा के कोरोस्पॉन्डिंग क्या आएगा, नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला ठीक है, हमने x कितना निकालना है फिर, 2 + 3 कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 3π/2 माइनस अल्फ़ा, और फिर कितना आएगा 2 नहीं 3 + 3 साइन और 3π/2 माइनस अल्फ़ा, ये y आ गया। तो आप ये फील कर पा रहे हो कि इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 2, और cos 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इधर माइनस अल्फ़ा, तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा 3 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कितना है मेरे भाई, साइन अल्फ़ा कितना है देखिएगा, साइन अल्फ़ा था 3/5, तो मुझे लग रहा है 10 में से 9 गया, 1/5 आ रहा है, ये मिनिमम के लिए बोल रहे हैं ना, तो 1/5 देखिए आ रहा है, और ये आएगा 3, और साइन 3π/2 माइनस अल्फ़ा, ये भी -3 कॉस अल्फ़ा आएगा, और कॉस अल्फ़ा था 4/5 ना, तो 15 में से 12 गया, 3/5, तो यानी कि मुझे लग रहा है कि इसका ठीक है 1/5, 3/5 सही है। तो यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। और मैक्सिमम के लिए अब क्या होगा बेटा, मैक्सिमम के लिए थीटा आएगा π/2 माइनस अल्फ़ा। तो जब इसमें आप π/2 माइनस अल्फ़ा रखोगे, है ना, π/2 माइनस अल्फ़ा रखिएगा, देखिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, +3, और cos π/2 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा, 3 साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा रखो तो कितना रखोगे साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा वॉज आई थिंक 3/5, तो मुझे लग रहा है 5 दूनी 10, 9, 19/5, भाई ये भी सही लग रहा है अभी तक। तो 3 + 3 और साइन π/2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ π/2 माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो कॉस अल्फ़ा। और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने इस तरीके से कर दिया है इसको, 4/5 और 12, 15, 27/5, मतलब आपका ये भी आंसर सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैक्सिमम 8 आएगा, मैक्सिमम शुड बी 64। ठीक है, एक और तरीके से इसको हम ज्योमेट्रिकली करके देखते हैं। इसको ज्योमेट्रिकली करके देखते हैं हम लोग, और इसमें क्या है ना बच्चों की, ये सर्कल मुझे थोड़ा प्लॉट करना पड़ेगा, ऊपर जगह है, ऊपर कर लेंगे, ऊपर कर लेते हैं, चलिए। आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी विल माइंड। तो ये वाला जो सर्कल है ना, अगर इसको ध्यान से देखो, इसका सेंटर जैसा कि आपने देखा 2,3 है, और रेडियस इसका है 3, है ना, रेडियस 3 था ना, तो हमने बोला ठीक है भाई, सेंटर है 2,3, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, और रेडियस 3 है, तो कुल मिला के ऐसा कुछ आएगा, है ना। e वाली चीज़ को अगर आप देखोगे ना, तो e है आपका e, उसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखोगे ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर + y + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये कह रहा है,
ये अगर ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है फ्रॉम -1 मेथड 2 में हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है -1 से 1, -1 -1। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसको इससे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो। ज्वाइन करके एक्सटेंड करने के बाद सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये वाली जो चीज़ हो जाएगी ना, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। कोले फिर ये निकलेगा कैसे? तो आपको इसके लिए क्या करना है बेटा, इसको सिंपल है कि यहाँ से इस तक का डिस्टेंस निकालना है। तो कितना आएगा इस तक का डिस्टेंस? तो रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1 2 -1, तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 3 -1 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये डिस्टेंस आ रहा है 5 और इसका रेडियस आपने कितना बोला है 3। तो यानी बच्चों ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है और ई जो है, ई है इसका स्क्वायर है ना। ये देखिए ये रूट अंडर मिसिंग है ना, ये रूट अंडर मिसिंग है। डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है तो रूट अंडर होता है, तो मिसिंग है, तो ई मिनिमम साफ साफ दिख रहा है कि 4 आएगा। और कोई बोले ई मैक्सिमम, तो -1, 1 से यहाँ तक का बच्चों डिस्टेंस, तो यहाँ तक का 5 आ गया और रेडियस 3 है तो 8, तो 5 + 3 8 का स्क्वायर, मतलब ई मैक्सिमम आएगा आपका 64। क्लियर है क्या? तो ये देखिए बिल्कुल खटाक से सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई बोले सर ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो हम लोग चलिए ट्राई करते हैं, कुछ निकल जाए बढ़िया तो अच्छी बात है ना। मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये वाला है 3, आप समझ रहे हैं ना, ये 3 है और ये वाला अभी अभी निकाला हमने, ये वाला कितना निकाला था अभी हमने 2। कोई बोले सर लग तो नहीं रहा है, अरे कोई बात नहीं, डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने अभी मिनिमम डिस्टेंस निकाला नहीं, ये 2, तो यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। हाँ सर, तो यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि अगर ये सेंटर है तो देखना 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 × -1 इज -3, तो 4 और -3 का सम यानी कि 1/5। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया सर। हाँ, इसी तरीके से 3 × -1 -3 और 2 × 3 6, तो 6 - 3 इज 3/5। करता सर बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं कि इसका 1/5, 3/5 ही आया था। कोई बोले सर ये वाला कैसे आएगा? ये वाला भी आ जाएगा, इसको चाहो तो तुम अल्फा बीटा मान लो। पहले अल्फा बीटा मान के आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब दिख रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है 5 और ये है आपका 3। तो हमने बोला कि ये पॉइंट इसको 5:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, ये अब 5 हो गया है ना, 2 + 3 5 हो गया, 5:3। तो मैंने बोला 5 × अल्फा प्लस 3 × -1 दैट इज -3/8 इज इक्वल टू 2। तो ये 16 16 3 19, तो अल्फा आ गया देखो 19/5। कमाल का सर। 5 बीटा और -3/8 इक्वल टू कितना है 3, तो 24 3 27, तो बीटा आ जाएगा देखो 27/5। तो 19/5, 27/5, तो बी सी और डी। तो आप देख सकते हैं इसका जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है ना, इससे ये सवाल बहुत बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है, बहुत जल्दी। तो इस अप्रोच को भी दिमाग में रखिएगा व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना। और पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा आज तो रही नहीं है। द लाइन x + y + 3 = 0 इंटरसेक्ट दिस एट A and B इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो एक सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर निकाला जा सकता है। मेरे ख्याल से इसका सेंटर हो जाएगा आपका 2, 3/2। पता नहीं ज़रूरत है या नहीं, बट ले लेते हैं 2, 3/2 और रेडियस शायद निकल जाएगा कुछ ना कुछ, तो 4 रह देते तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो हमने बोला कि एक लाइन है x + y + 3 = 0 लाइक दिस, और ये शायद इसको A और B पे काट रहा है। If the locus of a point C such that AC is perpendicular to BC, अच्छा कुछ ऐसा कह रहा है क्या, AC is perpendicular to BC। AC is perpendicular to BC, हाँ तो ये क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है शायद। AC is perpendicular to BC, C का लोकस निकालना है। तो C का लोकस निकालना है तो डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल होगा, AB डायमीटर होगा, AB डायमीटर होगा। अब पॉइंट है कि अप्रोच कैसे करें। कोई बोले कि सर मैं लाइन और सर्कल सॉल्व कर लेता हूँ
और ए और बी निकल जाएगा, उससे डायमेट्रिकल फॉर्म सर्कल लिख लेंगे तो बात बन जाएगी। तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सॉल्व करना अपने आप में इतना इजी गेम नहीं है ना, मतलब थोड़ा टाइम तो लेगा फिर सॉल्व करना, कोई और तरीका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्कल होगा ना वो ए बी से पास कर रहा होगा डेफिनेटली, तो इसकी फैमिली का सर्कल होगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली ऑफ सर्कल से जाना चाहिए हमें। आप खुद भी सोच सकते हो, आप खुद भी सोच सकते हो। जो हमारा सर्कल है ना वो करीब करीब मुझे दिख रहा है कि ए बी के से पास कर रहा होगा और डायमीटर होगा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है उस सर्कल का डायमीटर होगा। तो मैं ये वाला सर्कल चाह रहा था, तो मुझे पता है कि इसकी फैमिली का मेंबर होगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो अगर इसकी फैमिली का मेंबर होगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 27 और प्लस क्या लिख देता हूँ, लैम्डा टाइम्स द लाइन। आपको याद होगा फैमिली लिखने के लिए क्या करते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 3 इंटू वाई और 3 लैम्डा माइनस 27 इक्वल टू 0। तो हमारे इस फैमिली का सेंटर क्या आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे इस फैमिली का सेंटर आएगा, आपको याद है ना कि एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव एंड आधा, यानी कि 4 माइनस लैम्डा बाई 2 और 3 माइनस लैम्डा बाई 2। और पता है ये सेंटर कहाँ लाई करना चाहिए हमारे सर्कल वाले केस में, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो इसी के ऊपर लाई करना चाहिए। ए बी डायमीटर है तो इसी के ऊपर लाई करना चाहिए, बात भी सही है सर। तो यानी इसको इस पर लाई करा देते हैं, तो इस पर लाई करोगे तो एक्स दैट इज 4 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस 3 माइनस लैम्डा बाई 2 और प्लस सी मतलब 3 इक्वल टू 0। तो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा कितना आ रहा है, 6 4 10 3 13। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ रही है 13/2, 13/2। तो 13/2 के केस में हमारे पास ये सर्कल मिलने वाला है। तो ज़रा लिखें, ज़रा लिखें, जी और एफ का ही सम लिखना है ना। ओके ओके ओके, जी क्या है, जी है लैम्डा माइनस 4/2, जी प्लस एफ पता है क्या है, अच्छा ये तो सिंपल ही हो गया यार, लैम्डा माइनस 4/2 और प्लस लैम्डा माइनस 3/2। तो मैं दिमाग ही क्यों लगा रहा हूँ, लैम्डा निकाला ही क्यों बेकार में। ये तो यहीं से दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, लैम्डा माइनस 4/2 और प्लस लैम्डा माइनस 3/2। लैम्डा निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, इसकी वैल्यू हम लोग सीधी सीधी क्या बोल सकते हैं, 3। बाकी लैम्डा निकाल भी लीजिए तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई मिड पॉइंट पे आते हैं 10th नंबर सवाल आ गया। 10th नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ये सर्कल एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सही चल रहा है ना। अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस टचेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हमने बोला कि ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज टचिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। देख लीजिए, टू पैरेलल टेंजेंट्स ए बी एंड डी सी हैज स्लोप -1। तो इस तरीके से कुछ मुझको लगता है कि टेंजेंट वेंजेंट है ना। ये वाली लाइन थोड़ी खींच देते हैं अपन, फिर से एक बार देखते हैं। अ यूनिट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, रेडियस 1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, टू टेंजेंट्स ए बी एंड डी सी, कटिंग एक्स एक्सिस एट बी एंड सी। तो मुझे लग रहा है कि ए ये है तो ये, या ए इसको नहीं मानते, इसको ए मानते हैं। तो ये ए है, ये शायद बी है, और वाई एक्सिस, अच्छा वाई एक्सिस को ए और डी पे काट रहा है। हाँ ठीक ही था, ठीक है ना, ऐसा। तो टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक ए बी हो गया और एक सी डी हो गया, दोनों का स्लोप -1 है। तो स्लोप -1 तो हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट वाई इक्वल टू -x प्लस सी। और अगर इसका रेडियस 1 है तो बच्चों इसका सेंटर 1,1 होगा, है ना, ऑब्वियस रीजन है कि 1 है और ये 1 है। तो मैंने क्या बोला कि इसका रेडियस भी 1 है, सेंटर 1 1 है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो 1 1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस
1 के बराबर होगी, तो 1 1 से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? यस सर, 1 + 1 - c अपॉन √2 इक्वल टू 1। यानी यहाँ से मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि दिस इज 2 - c इक्वल टू ±√2। तो c की वैल्यू आ रही है, एक तो सेट 2 + √2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 2 - √2। चेक कर लो आप। तो y इक्वल टू -x + c में ये पॉइंट होता है आपका, पता है ना, 0, c और ये c, 0 है ना। y इक्वल टू -x + c, ये दोनों लाइंस हैं, c की ये दोनों वैल्यूज हैं। तो अगर ये पॉइंट c, 0 और 0, c है, तो एक पॉइंट आ गया आपका, एक पॉइंट बचवा गया आपका 2 - √2, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 2 - √2, छोटा है ना। और ये हो गया तुम्हारा 2 + √2, 0 और ये हो गया 0, 2 + √2, है ना। y इक्वल टू -x + c में c इज द y इंटरसेप्ट और इस केस में तो c इज द x इंटरसेप्ट ऑल्सो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ s डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्रेपेज्म ABCD। ओके, तो ये शायद इसका एरिया बोल रहा है ABCD का, ये वाला। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रेपेज्म ABCD इज इक्वल टू, क्या बोलूँ बताओ, एरिया ऑफ, अगर इस पॉइंट को O कहते हो O कह दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इजी है ना। क्या कर दिया सर आपने, तो OCD का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया में से अगर मैं इस वाले ट्रेपेज्म का एरिया घटा दूं, तो भाई जो बचा हुआ एरिया है ट्रेपेज्म का वही तो आएगा ना। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, कोई पूछे सर इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट, और दोनों 2 - √2 है और एक में 2 + √2 है, तो हाफ OCD का 2 + √2 का स्क्वायर माइनस हाफ 2 - √2 का स्क्वायर, तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज 4ab। तो दिस इज समथिंग 4√2 यार, 4√2, यानी इसको अगर आप 1.414 कहिएगा, है ना, तो शायद 5.656 ऐसा कुछ आएगा। तो ये s है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर मुझे लगता है 5 आएगा, 5 आएगा, है ना। तो 5.656 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर है ना, तो मेरे ख्याल से दैट इज 5। चेक कर लिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर P3, 4 and Q2, 3 are fixed points such that extension of PQ intersect this circle। तो कैपिटल M इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ M। तो स्मॉल m पॉजिटिव इंटीजर है शायद कुछ, मतलब हमें जो चाहिए। तो ये सर्कल का सेंटर है -m/2, 0। तो यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या, कि कुछ इस तरह का सर्कल शायद आएगा। इसका सेंटर आएगा -m/2, 0 और रेडियस √अंडर ऑफ m²/4 और माइनस का m आएगा, g² + f² - c वाला फंडा लगा दिया, ठीक है। और 2, 3 और 3, 4 इस तरीके से दो पॉइंट है। और बोले क्या कि इसका जो क्या है एक्सटेंशन इंटरसेक्ट दिस सर्कल। तो यानी कि ये कुछ ऐसा कह रहा है कि इसका एक्सटेंशन इस तरीके से सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा Q को इधर से हटा के इधर ला रहा हूँ, है ना। तो PQ का जो एक्सटेंशन है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन रेडियस। तो कहानी वही हो गई ना कि एक सर्कल एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये सर, तो लाइन की इक्वेशन लिख दें क्या, तो ये 2 3 5 4 3 7 नहीं, 4 में 3 गए, 1 3 में हो गया 1। तो मुझे लग रहा है इस लाइन की इक्वेशन आ रही है x, नहीं सॉरी,
y माइनस एक्स इक्वल टू 1, देख लो आप, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है किसको, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 3 1, यस। और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है सर। तो हमने बोला कि इसका सेंटर यानी कि माइनस एम बाई टू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो माइनस एम बाई टू कॉमा 0 है, तो माइनस 0 प्लस 1 अपॉन कितना लिखूँ, √2, और ये रेडियस से छोटा होना चाहिए, है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रेडियस। अब इसे m का रेंज आएगा तो दोनों साइड स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो √2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और इधर माइनस एम बाई टू का शायद m स्क्वायर बाई 4 आएगा, और माइनस 2ab में माइनस m आएगा और प्लस 1 आएगा। आप भी देख लीजिएगा एक बार, है ना, कुछ गड़बड़ होगी तो बताइएगा मतलब कमेंट्स में। बाकी देखो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत संभाल लेना, अगर कहीं कुछ लफड़ा रह जाए तो। कभी कभी दिमाग कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और रहा होता हूँ, लिख सही रहा होता हूँ, कभी कभी लिख थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो मैंने बोला चलिए एलसीएम ले ही लेते हैं ना, दिमाग क्यों लगाए, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, इसको देख के तो काफ़ी गंदा लग रहा है। चलिए 1/8 m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4m बाई 4। तो ये 2 टाइम्स हो गया भाई ये इधर जाएगा तो मुझे लग रहा है कि m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 8m। चेक, इसको इधर लाओगे तो m स्क्वायर माइनस का प्लस 4m और माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही गंदा बन रहा है, बहुत ही गंदा बन रहे हो, नहा के आओ, चल भागो। तो मुझे लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो m माइनस 2 का वैल्यू 2√2 से बड़ा या फिर माइनस 2√2 से छोटा, नेगेटिव वाला तो चाहिए ही नहीं अपने को। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस √2, 2 प्लस 2√2। तो इधर तो नहीं चाहिए ना, इधर तो नेगेटिव वाली चीज़ आ जाएगी, है ना, तो इधर तो नहीं चाहिए क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो √2 हो गया 1.414, तो ये 2.8 हो गया, 4.8 हो गया। 4.8 से बड़ा तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल m की जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो शायद 5 ही आएगी ना भाई। अच्छा, ये और भी इसमें पंगा लिखा हुआ है इसने, स्मॉल m तो 5 आएगा, तो बोल रहा है कि कैपिटल M इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो हाँ, तो कैपिटल M 5 आएगा, और 5/2 का ग्रेटेस्ट इंडिया मतलब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंडिया मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब आंसर फाइनली 2 आएगा, लेकिन कैपिटल M की वैल्यू 5 आएगी, है ना, देख लेना। तो बढ़िया ताबड़तोड़ लैंग्वेज वैंग्वेज अच्छा है इसका, सीखिए, है ना, सीखिए ना। 2 circles passes through 2,1 and touches the coordinate axis। ठीक है, तो हमने बोला कि दोनों ही एक्सेस को टच कर रहा है और 2,1 से हमारा सर्कल पास कर रहा है। तो 2 सर्कल हैं ऐसे, तो अभी तो मैं एक ही बनाता हूँ ना अभी मैं एक ही बनाता हूँ, बाकी 2 हैं, इसके हिसाब से भी 2 हैं और मेरे हिसाब से भी 2 ही हैं। तो ये 2,1 से पास कर रहा है, तो यार देखो अगर दोनों ही एक्सेस को टच कर रहा होगा तो इसका सेंटर हम क्या ले सकते हैं, r, है ना। रेडियस अगर r माना, r हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो r, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस तरीके से, यस सर। और ये दोनों के दोनों सर्कल हमारे 2,1 से पास कर रहे हैं, तो ये फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस। तो ओपन करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 4r प्लस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, तो r स्क्वायर इस गया, तो r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5। तो r की वैल्यू मुझे लगता है कि 1 और 5 आ रही है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा।
इफ अनदर सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस x माइनस अल्फा y माइनस बी नहीं होगा यार, यहाँ कुछ एरर है, ये y माइनस या तो बीटा होगा। तो यानी इसका सेंटर हो गया अल्फा बीटा और इसका रेडियस हो गया अल्फा। एक्सटर्नली टच का कंडीशन क्या होता है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो और ये दोनों ही सर्कल को टच कर रहा है, ओके। तो मैंने बोला ठीक है, एक तो ये 1,1 वाले सर्कल को टच कर रहा है, रेडियस 1 वाला, और एक बार अल्फ़ा बीटा कॉमा अल्फ़ा है ना, ये 5 को भी टच कर रहा है और उसका रेडियस 5 है। तो C1 C2 कितना आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1 का स्क्वायर है ना, इसका रूट अंडर आएगा ना C1 C2, एंड दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बाहर से टच कर रहा है ना, तो यानी अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा, यानी यहाँ से आएगा बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ना कि अल्फ़ा स्क्वायर और 1 कट जाएगा तो 4 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही अब मैं इसके लिए कंडीशन लगाता हूँ सेकंड वाले के लिए, तो ये कितना आ जाएगा पता है, अल्फ़ा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा पता है, अल्फ़ा प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर से उसको उधर ले जाओगे तो बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये फिर इधर 10 अल्फ़ा 20 अल्फ़ा हो जाएगा। आप कोई बोले सर इसके आगे क्या कीजिएगा, तो एक तो है अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकल सकता भी है, बाकी एक बार क्या करते हैं इसको घटा के देखें क्या। तो यानी बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा 16 अल्फ़ा। इधर कितना आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 25 है ना, माइनस बीटा स्क्वायर ठीक लग रहा है, प्लस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 16 अल्फ़ा। तो देखो बीटा स्क्वायर गया, इधर आएगा तुम्हारा कितना, माइनस 8 बीटा प्लस 24 इक्वल टू 16। तो 8 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा माइनस बीटा प्लस 3 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, मतलब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज 3। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, ठीक है वीडियो। हाँ, तो यहाँ पे करेक्शन है छोटा सा, ये बी नहीं होगा, ये बीटा होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन दिस कर्व, मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है और ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना कि एक्स कॉमा वाई का -2,3 से डिस्टेंस है। इस बार डिस्टेंस ही है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है। फिर बोल रहा है कैपिटल एम स्मॉल एम मिनिमम मैक्सिमम, तो ये वही सवाल हो गया जो अभी हमने किया था, तो हम ज्योमेट्री से ही कर लेते हैं उसको फटाफट। बाकी आप लोग कर लीजिएगा इसको, है ना, मैं बस इसमें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ करके क्या है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, मुझे लगता है -4,5, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा 16 + 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -40 इधर आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, 9 आ रहा है। तो -2,3 अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये शायद अंदर आएगा। को बोले सर अंदर क्यों आपने ले लिया, क्योंकि S1 निकालिए तो S1 आएगा -2,3 के लिए 4 + 9 -16 -30 -40 विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो यानी -2,3 कहीं ना कहीं अंदर ही आएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होता है पता है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा रेडियस में से, है ना, स्मॉल एम कितना आएगा, रेडियस में से, रेडियस मतलब 9 में से आपको घटाना होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर, वैसे तो मैं 9 से घटा रहा हूँ तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, -2 + 4, 2 का स्क्वायर 4
और 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। तो मुझे लग रहा है ये 9 माइनस रूट 8 आ रहा है दोस्त, और कैपिटल M मुझे लग रहा है आएगा 9 प्लस रूट 8। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रूट 2, और दोनों का सम तो मुझे लग रहा है 18 होगा, और दोनों को घटाओगे तो 2 रूट 8, तो ये रूट 4 हो जाएगा, यानी कि 2 9 हो जाएगा। 9 बाई 2 4.5, 4.5 का 4 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आंसर। देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से पैराग्राफ क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है। कंसिडर सर्कल्स हैविंग रेडियस r एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयर विल एग्जिस्ट 4 सर्कल्स, जैसे यहाँ दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिकल एक्सेस, तो रेडिकल एक्सेस तो हम काउंट भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का एक हो गया, इन दोनों का भी वही हो गया, है ना। फिर इन दोनों का और इन दोनों का एक ही है, तो यानी कि ये 2 रेडिकल एक्सेस हो जाएंगे। फिर इन दोनों का एक होगा 3, और इन दोनों का रेडिकल एक्सेस कुछ ऐसा आएगा, और फिर इन दोनों का रेडिकल एक्सेस ऐसा आएगा 4। और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, हमने इसका इसका देख लिया, इसका इसका देख लिया, इसका इसका देख लिया, 4। तो हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा इसका तो रेडिकल एक्सेस की संख्या क्या आएगी, 4 आएगी, है। और क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया होना चाहिए, है ना, बाउंडेड बाई ऑल 4 सर्कल्स। तो ऑल 4 सर्कल्स एज शोन इन द फिगर, मतलब फिगर में भी बतला दिया है, ये वाला एरिया बोल रहा है, ये वाला, यही चारों सर्कल के द्वारा बाउंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो काफ़ी ईजी लग रहा है मेरे को, अपन इस स्क्वायर के एरिया में से ना इनको घटा दें। जैसे अगर आपको पता है ये अगर r रेडियस है ना, तो ये पॉइंट हो गया आपका r कॉमा r, या ये लेंथ r हो गई, ये भी लेंथ r हो गई, ये सारी लेंथ r हो गई, मतलब स्क्वायर का जो साइड है ना उसका 2r लेंथ हो गया बच्चों। तो 2r लेंथ हो गया, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर में से अगर मैं ये सेक्टर्स के एरिया घटा दूँ चारों, है ना, तो 4 टाइम्स सेक्टर का एरिया हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी था। दिस इज़ 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। लो भाई, ये तो निपट गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डरावने देखकर बच्चे छोड़ देते हैं भाई, है ना, तो ध्यान रखिएगा, आप छोड़िएगा मत। यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक सर्कल है और इसका रेंज निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने इस तरह का एक सवाल डिस्कस किया था पैरामेट्रिक से, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और वाई स्क्वायर प्लस 2y को देख के y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर में चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 करोगे तो यहाँ 1 दोनों साइड ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 प्लस 1 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा, और y आ जाएगा आपका माइनस 1 प्लस साइन थीटा। और 3x प्लस 4y निकालोगे तो मुझे लग रहा है कि ये भी काफ़ी ईजिली निकल रहा है ना। 6 प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस 4 प्लस 4 साइन थीटा, यानी कि दिस इज 2 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। तो 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा की अभी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी हमने 5, और मिनिमम आई थी आई थिंक -5। तो -5 प्लस 2 -3 इज़ द लोएस्ट, और मैक्सिमम 5 प्लस 2 इज 7। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर शायद ए आना चाहिए। अच्छा, फिर से वही सवाल है क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,3 फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। तो फिर से वही हो गया कि आप 5,3 से अगर x, y का डिस्टेंस निकाल लें तो फिर से या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, है ना, जो बताया था मैंने, अब आप कर लीजिएगा यार। मेरे ख्याल से इसका S1 तो पॉजिटिव ही आएगा ना, 5 25, यस। तो 5,3 बाहर आएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लें तो यहाँ से इसका सेंटर तक का डिस्टेंस निकालो। सेंटर कितना है बताओ? सेंटर है 2, -1, और रेडियस 2 दूनी 4, 1 5 में 4 गया 1 है। तो मुझे लग रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 - 2 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 5 है, और 5 + 1 6, मेरे ख्याल 6 आ जाएगा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये दोनों कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत जल्दी अपन ने निकाल लिए। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज 5, एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री. There are two circles having radii r1 r2 passing through the vertex A and touches the side BC at B and C respectively. क्या बोल गया भाई ये? ट्राइंगल ए बी सी, साइड बी सी इज़ 5, एंगल बी ए सी इज़ 30 डिग्री. ओके, मतलब थोड़ा सा डायग्राम पे कम, क्योंकि मुझे लग रहा है डायग्राम इसका थोड़ा खतरनाक सा आएगा. है ना. तो ये पॉइंट अगर हम ए बोल देते हैं तो ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री, और ये बी है और ये सी है. बी और सी, ठीक है. और उसके बाद जो सर्कल है ना वो बी पे ही टच कर रहा है ना. मतलब जो सर्कल है वो भाई बी पे टच कर रहा है और ए से पास कर रहा है, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस. अब एग्जैक्टली तो ये नहीं है, ट्राई करेंगे. मतलब ए से तो पास कर रहा है लेकिन बी पे ये टच करता हुआ जा रहा है भाई. मान लो भाई अब तो ऐसा ही है. मतलब ए से पास कर रहे हैं और यहाँ पे इसको टच कर रहा है. टच कर रहा है मतलब आप समझ रहे हैं कि बी सी लाइन जो है ना ये टेंजेंट है बेसिकली. ये लाइन टेंजेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर पे इसका सेंटर आएगा, है ना. और ऐसा ही एक सर्कल इधर भी है जो इसको सी पे टच कर रहा है, और पास मेरे भाई ये भी ए से ही कर रहा है ना. ऐसा कुछ पास ये भी ए से कर रहा है और इस पे ये भी ज़रा ज़रा टच कर रहा है. तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा ये भी इसके रेडियस से पास करेगा ना. तो इन दोनों सर्कल्स के रेडियस R1 R2 है, डिफरेंट ही है शायद. अब ये कह रहा है क्या कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द टू सर्कल्स एट द पॉइंट ए. तो जो नॉर्मल होगा ए पे वो तो ऐसे ही होगा ना, ओ से ए पे ज्वाइन करोगे, ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया, है ना. अगर इसको मैं मान लो O1 बोल देता हूँ तो O1A इज़ अ नॉर्मल, है ना. और इधर मान लो कि इधर इसका सेंटर मान लो ये है O2, तो O2A इज़ ऑल्सो नॉर्मल. कोई बोले सर ये O1A नॉर्मल कैसे हो गया? तो देखो ना बेटा, अगर आप कोई भी सर्कल सेलेक्ट करते हो, है ना, कोई भी सर्कल ले लो आप, और इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई बोले नॉर्मल, तो नॉर्मल तो सेंटर से पास होता है ना इस पॉइंट का. तो यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है ए पे नॉर्मल नॉर्मल खेल रहे हैं तो OA1 क्या होगा? OA1 इज़ द नॉर्मल, सॉरी O1A इज़ द नॉर्मल एंड O2A इज़ द नॉर्मल. मतलब इसके बीच का एंगल निकालना है पूरा. मतलब आप समझ लो करीब करीब ये एंगल निकालना है हमें, ये वाला, है ना. इसमें ये 30 डिग्री हमें पता है, इसमें हमें 30 डिग्री ये वाला पता है, ये वाला, ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री. तो कोई बोले सर ये एंगल निकालो ना और ये एंगल निकाल लो. हम बोले हाँ भाई ये निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा. अच्छा सोचिए ये वाला एंगल कितना है? सर ये एंगल बी होता है, तो ये कितना होगा? तो ये 90 डिग्री है बच्चों. तो ये एंगल मुझे लगता है 90 डिग्री माइनस बी होगा. बिल्कुल सही लगता है आपको सर. और ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस बी होगा. ये क्यों सर? क्योंकि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे. यस सर, यस सर, यस सर, ये 90 माइनस बी होगा. और सिमिलर लॉजिक से इसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये 90 माइनस सी होगा. तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस बी प्लस 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री माइनस सी, है ना भाई. तो यानी 90 90 हो गया 180 और माइनस ऑफ बी प्लस सी एंड प्लस 30. अच्छा एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है? हाँ सर. तो अगर मैं बोलूं कि 180 माइनस बी प्लस सी कितना होगा, तो ए ही तो होगा सर. और ए कितना है? 30. तो यानी कि इसकी वैल्यू 30 है और ये 30 मतलब 60 डिग्री होना चाहिए सर. बिल्कुल सही बात है ना. तो बोले इसके बीच का जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल आएगा वो 60 है. और ये भी मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंशन है, तो अगला सवाल भी इसी पे बेस्ड होगा. तो एक काम करें क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं यार, कॉपी. तो फिर से कौन बनाएगा यार इतना. अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 चाहिए आपको. मिनिमम वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 चाहिए आपको.
जैसे ये R1 है, ये R2 है ना, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया है ना। ये कैसे निकालें कि cos 30 लगा सकते हैं, फिर cos 30 नहीं सॉरी cos 60 लगा सकते हैं हम लोग। छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन लॉ का इस्तेमाल करूं, है ना, तो R1 ध्यान से देखिएगा, ये 90 माइनस बी है, ये भी 90 माइनस बी है बच्चों, तो ये हो गया 180 माइनस 2b। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल शायद 2b आ रहा है। पहले तो इसका कलर चेंज करता हूं, है ना। तो अगर ये 90 माइनस बी है और ये भी 90 माइनस बी है, तो ये हो गया 2b, ये वाला एंगल। अगर मैं इसमें साइन लॉ लगाऊं तो देखना, किसमें, इन ट्रायंगल OAB, सॉरी O1AB, तो साइन लॉ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, R1 अपॉन, है ना, देखना ये R1 है, ये O1A R1 है, और R1 अपॉन साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी मतलब कॉस बी, और इक्वल टू AB अपॉन AB अपॉन कितना आएगा बताओ, AB अपॉन आ जाएगा साइन 2b। AB कितना है, AB है सर C, और साइन 2b कितना होता है बच्चों, 2 साइन b कॉस b। तो मुझे लग रहा है कि R1 जो आ रहा है ना बच्चों, R1 आ रहा है आपका C अपॉन 2 साइन b। अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो कॉस b कट जाएगा, है ना, कॉस b कट जाएगा और R1 आ जाएगा C अपॉन 2 साइन b। ऐसा ही हम लोग इस वाले ट्रायंगल में भी करते हैं। तो ये R2 अपॉन, है ना, R2 अपॉन ये वाला एंगल कितना आया था, ये C था, तो ये 90 डिग्री माइनस C था, तो कॉस C हो जाएगा, और इक्वल टू इस बार आएगा AC अपॉन, और ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2C, तो साइन 2C। फिर से यहाँ से लिखिएगा तो R2 मुझे लगता है कितना आना चाहिए, R2 आ जाएगा, है ना, cos C कट जाएगा फिर से, और ये आ जाएगा B अपॉन 2 साइन C। तो बच्चों R1 R2 कितना आया, R1 R2 आया सर BC अपॉन 4 साइन B साइन C। तो क्या आपको याद है B अपॉन साइन B कितना होता है ना, और C अपॉन साइन C कितना होता है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो B अपॉन साइन B भी A अपॉन साइन A हो जाएगा, और ये वाला भी बच्चों A अपॉन साइन A हो जाएगा, मतलब दिस इज A अपॉन साइन A का होल स्क्वायर। और A दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है पता है, A दिया हुआ है मेरे भाई, मुझे लगता है 5, BC इज 5, तो A 5 दिया हुआ है, और साइन 30 इज हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाफ लिखना पहले तो ये 10 का स्क्वायर मुझे लगता है 100/4 25 आ रहा है बच्चों, R1 R2। तो इस तरीके से R1 R2 निकलेगा, मुझे लगता है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस से भी आ जाएगा। अब अगर R1 प्लस R2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो AMGM लगा दीजिए। तो R1 प्लस R2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर R1 R2, यानी यहाँ से R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, और ये 25 है तो इसका 5 आ जाएगा, तो ये मुझे लगता है 10 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, D दिल्ली, है ना, D दिल्ली। चलिए भाई एकदम लास्ट सवाल पे आ गए और ये मैच द कॉलम है। इफ एग्जैक्टली वन लाइन बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, एग्जैक्टली वन लाइन बिलोंगिंग टू दिस फैमिली टचेज दिस सर्कल, तो भाई इस फैमिली को तो हम देख सकते हैं ना किस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो इसमें लैम्डा वाला पार्ट अलग कर लो, विदाउट लैम्डा वाला पार्ट अलग कर लो, तो x प्लस वाई प्लस 1 और माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि x प्लस वाई प्लस 1 और इसके इंटरसेक्शन से हमारी ये सारी लाइंस जा रही होंगी, अगर मैंने सही लिखा है तो एक बार देखें, x प्लस वाई प्लस 1 ठीक लग रहा है, और माइनस लैम्डा कॉमन, तो x प्लस 2y प्लस 3 भी ठीक लग रहा है। तो जब दोनों को घटाइएगा तो मुझे लगा कि y प्लस 2 इज 0, तो y की वैल्यू -2 आ रही है, और x शायद 1 आ रहा है।
तो यानी जितनी भी लाइंस होंगी ना ये 1 कॉमा -2 से पास कर होंगी। और ये जो भी सर्कल है बेटा, है ना, सोचिएगा, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि एक सर्कल है और यहाँ से एक फैमिली ऑफ लाइन्स है मान लो। अगर कोई कहता है कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स है ना इस पॉइंट से पास करने वाली, इसमें से एग्जैक्टली एक लाइन इस सर्कल को टच करेगा, तो आई विल से कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन यहाँ से सोचिएगा तो एक ऐसा लाइन, अगर इस पॉइंट से कोई भी लाइन सोचिएगा तो एक ऐसा भी मिलेगा, एक ऐसा भी मिलेगा, अनलेस ये वाला पॉइंट खुद इस सर्कल पे ही आ जाए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये सर्कल है मान लो, है ना, आपके पास ये सर्कल है, और सपोज कर लो कि तुम जो फैमिली ऑफ लाइंस किसी पॉइंट से ले रहे हो ना, वो पॉइंट ही इस पे आ जाए, तो फिर इस फैमिली में एग्जैक्टली एक ही लाइन होगी जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। शायद यही कहना चाह रहा है, इफ एग्जैक्टली वन लाइन बिलोंगिंग टू दिस फैमिली टचेज द सर्कल, एग्जैक्टली वन लाइन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर गया तो इन द सेकेंड सिचुएशन यू कैन सी कि सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इसको टच कर रही होगी, बाकी तो कोई भी लाइन इसके थ्रू लोगे तो सब इंटरसेक्ट करेंगी दो पॉइंट्स पे। को बोले एक ही पॉइंट तो है, अरे एक पॉइंट ये भी तो है ना यार। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कि ये जो पॉइंट आया ना 1 कॉमा -2, ये सर्कल पे लाई कर जाए। तो जब इस पर लाई कराओगे ना तो 1 + 4 + अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -अल्फ़ा -1 इज 0, तो ये गया और ये भी गया, तो मुझे लग रहा है अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है मेरे भाई 2। तो यानी कि P का बहुत ऑब्वियस है कि द आंसर शुड बी 2। ठीक है, टचेज द सर्कल P एट H, K, तो भाई H, K ही तो निकला है ये, तो यानी H1 हो गया और K -2 हो गया, तो H + K हो जाएगा -1, तो इसका भी आंसर आ गया भाई मेरा। Y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L इज, तो मतलब हमें लाइन लिखनी पड़ेगी और तो क्या है। तो अगर अल्फ़ा 2 आ गया बच्चों, तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, x² + y² + 2x + 2y और -3 = 0, शायद ये आ जाएगी लाइन की सर्कल की इक्वेशन। और ये बोल रहा है कि 1 कॉमा -2 पे आपको टेंजेंट लिखना है ना, यही है ना। तो क्या होता था, x(x1) y(y1) x + x1/2 y + y1/2, है ना, 2 कट जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो दिस इज x - 2y + x + 1 + y - 2 - 3 = 0। सो व्हाट इज दिस, x और x 2x और y - 2y इज -y और -5 + 1 इज -4। इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ये शायद y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 करो तो y की वैल्यू शायद -4 आ रही है, तो y इंटरसेप्ट का जो आंसर होगा ना ये शायद ये चौथा नंबर होगा। अब बोले स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग दिस लाइन L एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,4, मतलब इस लाइन को टच करेगा, नहीं सॉरी, तो थोड़ा डायग्राम बना लेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस लाइन को, जो लाइन है क्या 2x - y - 4 = 0, इसको एक और सर्कल है स्मॉलेस्ट जो इसको टच करेगा और -1,4 से पास करेगा, तो दैट इज़ वेरी इजी नाउ, है ना। क्योंकि अगर वो सबसे छोटा सर्कल है और -1,4 से पास करेगा तो -1,4 इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट होगा, तभी तो सबसे छोटा होगा, है ना। सोच के देख लो एक बार। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग बोल रहे हैं कि 2r यानी कि रेडियस का डबल इज द डायमीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डायमीटर हो गया, और हमें स्क्वायर ऑफ द रेडियस बताना है, यानी r² बताना है। ठीक है, तो 2r क्या हो जाएगा, -1,4 से इसका डिस्टेंस, तो -2 -4 -4 अपॉन शायद आएगा √5, 4 4 8 2 10, तो 10 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 मतलब 10 ही होगा, और तो क्या होगा, 2√5। तो बच्चों r की वैल्यू आ रही है √5 और जो r² होगा ना, r² वो हो जाएगा आपका 5, यानी भाई इसका जो आंसर आएगा ना, इसका 1 आएगा।
है ना? इसका जो आंसर आएगा ये 1 आएगा। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको आज के सर्कल वाले सेशन में, और अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, है ना? जय हिंद, जय भारत, बाय।